हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू रिकॉग्निशन आईएएस जनरल स्टडीज़ क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा पॉलिटी प्री कम मेंस, जिसमें हम लोग पॉलिटी के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो डिस्कस किया था सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और उसके बाद से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था हमारा प्रियम्बल के बारे में। तो आगे बढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द वेरियस सोर्सेस जहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लिए गए हैं, और साथ ही साथ में शेड्यूल्स वगैरह के बारे में। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। जहाँ पर आप लोगों को डाउट होगा अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट्स हैं उनको ले लेंगे। साथ ही साथ में सेशन के एंड में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, दीज आर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स को लिख करके टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल कर सकते हैं। वहाँ से आपको रिव्यू करके और अल्टीमेटली जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चन हो सकती है वो सब दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा। इससे क्या है कि आपको एक मेंस की आंसर राइटिंग की एक तरीका पता चलेगा, स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, कंटेंट किस तरीके से रीअरेंज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज के बारे में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं कुछ मेंस के भी क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर हम लोग देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा बल्कि है। बल्कि होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक अच्छी खासी हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री के पीछे कई सारी चीज़ें हैं। इस हिस्ट्री के पीछे एक्सप्लॉयटेशन है, इस हिस्ट्री के पीछे एक इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, इस हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट है, और कहीं ना कहीं जेंडर बेस्ड बायसनेस और तमाम तरीके के और भी प्रॉब्लम्स हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया आज़ाद होने के बाद में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से भी आज़ाद होना चाहता था, क्योंकि आज़ादी केवल और केवल हमें ब्रिटिशर्स से नहीं चाहिए थी, बल्कि समाज में भी कई तरीके की जो कुरीतियाँ हैं, ऑर्थोडॉक्सिटी है, उन सब चीज़ों से भी हमें आज़ाद होना था। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, हमें एक ऐसे रूल बुक की ज़रूरत थी जो सिर्फ हमें आज़ाद केवल और केवल पॉलिटिकल सेंस में ना करे, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक सेंस में भी हमें आज़ाद करे। हमें उन सारे ऑर्थोडॉक्सिटी और जितने भी इनइक्वालिटी और तमाम प्रॉब्लम्स थी, जितने भी कुरीतियाँ थी, उन सभी चीज़ों से दूर करने के लिए हमें एक रूल बुक की ज़रूरत थी। और इस रूल बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम सभी लोग आपस में इक्वल रहें, सभी लोग आपस में इक्वल रहें। और इसी कारण से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे उनको रीड किया गया। और इस तरीके से रीड करने के बाद में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस रैंसैकिंग की गई। रैंसैकिंग और कॉपी करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो रैंसैकिंग वर्ड होती है, आप एक इंस्पिरेशनल बोल सकते हैं। आपने कोई चीज़ रीड की और उसके बाद से उस फिलॉसफी को यूज़ किया जब अपने कामों में, उसको बोलते हैं रैंसैकिंग करना। और कॉपी का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जो प्रोविज़न है वो कॉपी कर लेना। सो जो कॉपी करना है ये एक निगेटिव कंसेप्ट है। ऑन द अदर हैंड रैंसैकिंग करना ये एक पॉजिटिव टर्म है। कॉपी करना कहीं ना कहीं एक चीज़ दूसरे में लेकर के आ जाना होती है, जबकि रैंसैकिंग होती है उस चीज़ की इंस्पिरेशन को जनरेट करना। और इस तरीके से हम लोगों ने कई जगहों पर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस को बोरो किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी रैंसैकिंग कर दी। अब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी वर्क अगर स्टार्ट करना है, तो आपको एक कुछ ना कुछ फंडामेंटल चीज़ चाहिए होती है। आप बोल सकते हैं कि इसको एक फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होने वाला था तो इस फाउंडेशन के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये यूज़ किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसलिए भी यूज़ किया गया था क्योंकि ये डॉक्यूमेंट या फिर ये जो एक्ट था वो कई सारे डिस्कशंस के बाद में और इंडियंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद लिया गया था। इसमें नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी, जिन्ना की रिकमेंडेशन थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए थे उसकी रिकमेंडेशन थी, और साइमन कमीशन की भी रिकमेंडेशन थी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए कि ब्रिटिश इंडिया में रहते हुए इंडियंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए यहाँ पर प्रोविजंस बनाए गए थे। तो हमने इसी को आधार बनाया, 1935 वाले एक्ट को ही आधार बनाया। और आधार बनाने के बाद में जहाँ पर भी ये ब्रिटिश नेचर देखने को मिल रहा था
जहाँ पर भी सॉवरेनिटी नहीं आ रही थी या इक्वलिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, अगर ऐसे कोई भी चीज़ अगर नहीं आ रही थी तो उसमें हम लोगों ने चेंजेस कर दिए। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि वी हैव बोरोड द स्ट्रक्चर, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत किस तरीके के एस्थेटिक्स करने हैं, कौन सी सुंदरता लेकर के आनी है, किस किस एलिमेंट को यूज़ करना है, ये सब बाद में किया गया था। तो 1935 के एक्ट के थ्रू अगर बात किया जाए तो और इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में वर्ल्ड की सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गई और अपने आप को यहाँ पर बोला गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों बोला गया है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जब प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ द स्टेट जब इलेक्टेड पर्सन होता है तो उसे हम लोग एक रिपब्लिक बोल देते हैं और इस तरीके से कंट्री का नाम हो जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो दिस हैज़ बोरोड द फीचर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूज, इवन दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड स्पेसिफिक प्रोविज़न, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा 1935 वाला एक्ट है वो काम में आया और अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल्स के साथ में एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा और काफ़ी हार्ड वर्क के बाद बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की गई थी। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से शुरू होता है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द 26 नवंबर 1949। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949 और ये हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के दौरान में भी देख सकते हैं कि इस चीज़ को लिखा गया है, या फिर बोल सकते हैं इसी को प्रीएम्बल में ये चीज़ मेंशन की गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पता लग गई कि आखिर में क्या है। तो दिस इज प्रोवाइडिंग द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव पावर। एक पॉइंट यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि कैन वी से कि जो प्रीएम्बल है इट इज़ द मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हम बोल सकते हैं मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्रीएम्बल है इज इट ए समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली जा सकती है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडिया के जो प्रीएम्बल है इस प्रीएम्बल को क्या हम बोल सकते हैं मिरर इमेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर दिया जाएगा। हाउएवर 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इफेक्ट में आ जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनाए गए थे और इन्हीं को बुलाता ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कुछ कंट्रोवर्सी होते हुए, उन कंट्रोवर्सीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पर फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, जब हमें उन फैक्चुअल डिटेल के बारे में नहीं पता होता है तो ही उस तरीके की कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं जन्म लेती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज होने के कारण से ये हमारा सबसे लंबा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। प्लस साथ ही साथ में इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे हो गए जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी ना सिर्फ केवल इसके प्रोविजंस में है बल्कि इसकी लैंग्वेज में भी है, लेकिन हमारी मजबूरी है इस तरीके के लैंग्वेज को यूज़ करना, क्योंकि एक ऐसा प्रोविज़न है अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई तो ये अपने आप में सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होता है। और अगर ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन अगर हम इस टेक्निकल लैंग्वेज में न लिखें तो आगे जाकर के कियोस्क मच जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, सिविल वॉर होने तक की सिचुएशन हो सकती है। आप इंडिया के जितने भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज हो जरा उनको एक बार देखिए, आपको देखने को मिलेगा कंट्रीज़ लाइक नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितनी भी कंट्री, इनफैक्ट बांग्लादेश, जितनी भी कंट्रीज़ आपको आसपास की देखने को मिल रही है, हर जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। कई जगहों पर 10-10, 12-12, 15-15 बार कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग हुई है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को किस तरीके से बचाना है, क्योंकि इंडिया में कभी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हुई है और इस बात को कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी है विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज इट इज़ जस्टिफाइड। अब यहाँ पर अगर हम लोग कुछ प्रोविजंस वगैरह के बारे में बात करें, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे तो और बेटर आइडिया भी लगते जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें एक यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर किस तरीके से है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास तमाम तरीके होते हैं, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, फंड मैनेजमेंट होते हैं और भी तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने एक फेडरल सिस्टम भी अपना करके रखा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मान लेते हैं ये हमारा यूनिटरी स्ट्रक्चर है और ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इंडिया ने कुछ इस तरीके की चीज़ को इंटीग्रेट किया हुआ है जहाँ पर हम लोग नॉर्मली इस सेंस में रहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में रहते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हम प्योरली यूनिटरी बन जाते हैं। इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया है। दो तरीके के होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इट हैज़ प्रोविजंस टू बैलेंस जुडिशियल सुप्रीमेसी विद पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। और इनफैक्ट ये चीज़
आप देख सकते हैं 1970s के दौरान में, 1970s के या 1980s के दौरान में हमें देखने को मिला था, और साथ ही साथ में हम लोगों को 2020 मतलब 2022 23 के दौरान में भी अब देखने को हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो हमें पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ये हम लोग तमाम केसेस के थ्रू डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली सिविल सर्विसेज एक्ट एक आया हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट बेसिकली थी, एंड सिमिलरली इसी तरीके से अभी फिलहाल में पार्लियामेंट्री फॉर्मेट की तमाम प्रोविजंस इस तरीके से चल रही हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्या है, और आखिर में 1980s के दौरान में क्या हुआ था, और 2022-23 के दौरान में भी क्या हुआ था। आगे अगर बात किया जाए तो इट सपोर्ट्स इंडियाज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। It has provision for directive principle of state policies. It has a unique combination of flexibility and rigidity. अभी जितने भी यहाँ पर बातें बोली गई हैं, these are very complex in nature. और जैसे जैसे हम लोग आगे अपने इस डिस्कशन में प्रोसीड करते जाएंगे, आपको एक एक का मतलब बेहतर तरीके से क्लियर होते रहेगा। एक्चुअली क्या है, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो पॉलिटी है, दिस इज़ वेरी टेक्निकल इन नेचर, और इसकी टेक्निकलिटी अब शुरू से ही रहेगी। धीरे धीरे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आपको टेक्निकल सिस्टम भी और बेहतर तरीके से क्लियर होते रहेंगे। हम लोग जरा बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। यहाँ से एक आइडिया तो ये लग गया कि कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस हैज़ बोरोड सेवरल फीचर फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज़। उसकी एक बार लिस्टिंग देख लेते हैं कि आखिर में वो कौन कौन से बोरोड फीचर्स हैं, और आखिर में वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं। ये टेबल अगर आप देखेंगे तो इस टेबल में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बट दिस नीड्स डिस्कशन, थोड़ा सा डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट आप लोगों को बोले जाएंगे कि आप उस पर सर्च करिए, चीज़ों को पढ़िए। पढ़ने के बाद में आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी, और पढ़ने के बाद में आपको एक क्यूरियोसिटी भी आएगी कि क्या इसका मतलब हो सकता है। तो आप उस क्यूरियोसिटी को बनाइए, और जहाँ पर भी दिक्कत आए या फिर उस क्यूरियोसिटी का जब जवाब आपको मिलना बंद हो जाए, नहीं मिले, तो फिर आप ज़रूर पूछिए, उसके भी आगे हम लोग डिस्कशंस वगैरह करते रहेंगे। पॉलिटी एक बार अगर आपको समझ में आ गई, फिर उसके बाद से दिस इज़ वेरी टेक्निकल, आपको मतलब सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी आप भूल जाएं या फिर टेक्निकलिटी आप भूल जाएं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में मुझे एक घर बनाना है, मान लेते हैं मुझे एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले एक फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक नींव की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारा नींव बन जाता है तब हम इसके ऊपर में घर बनाते हैं। इससे हमारा कई फ़ायदा होता है। एक तो क्या है, मिट्टी की अगर मान लेते हैं नीचे गिरती है, सॉइल अगर मान लेते हैं कि नीचे की ओर में जाती है, तो फिर हमारा घर में दिक्कत नहीं होगी, एंड वी विल बी हैविंग अ यू कैन से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सेम वही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये फाउंडेशन के तौर पर बात करता है, या फिर बोल सकते हैं दिस इज़ प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। क्या क्या आखिर में स्ट्रक्चर इसने प्रोवाइड किया है? इसने बोला है कि देयर शुड बी ए इमरजेंसी प्रोविज़न, होना चाहिए। इस प्रोविज़न में क्या होगा ये बात नहीं बताई गई है, बस ये चीज़ होना चाहिए कि इमरजेंसी प्रोविज़न होने चाहिए टू डील द इमरजेंसी सिचुएशन। दूसरा बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल के बारे में कि आखिर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल किस तरीके की होनी चाहिए, क्या प्रोविज़न होनी चाहिए, अगेन ये नहीं बताया गया है, बस ये स्ट्रक्चर बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल होनी चाहिए। आप ऐसे समझिए कि आपको बोला गया कि आप पॉलिटी की एक बुक लेकर के आइएगा, एक हिस्ट्री की बुक लेकर के आइएगा, एक ज्योग्राफी की, एक इन्वायरमेंट की, एक इकोनॉमिक्स की, सपोज मान लेते हैं बोल दिया गया। आपको ये नहीं ना बोला गया कि पॉलिटी की कौन सी क्लास की बुक लेकर के आनी है, आपको ये नहीं बोला गया हिस्ट्री की कौन से राइटर की बुक लेकर के आनी है। ये सिर्फ ये गाइडलाइन दी गई है कि आपको ये बुक्स लेकर के आनी है। सिमिलरली इसी तरीके से बोला गया है कि फेडरल स्कीम होना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन ये 1935 में था, फेडरल स्कीम होनी चाहिए। ऑफिस ऑफ गवर्नर रखा गया है ताकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसका हेड ऑफ द स्टेट भी रहे। बाकी जुडिशरी के बारे में और पीएससीज के बारे में ये बोला गया है कि ये सब तो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इन सब में किस पब्लिकेशन का होना चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, किस क्लास की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस तरीके से एक स्ट्रक्चर कैसे केवल प्रोवाइड कर रहा है। सो स्ट्रक्चर के बाद अब जरा शुरू करते हैं हम लोग कि इसके ऊपर में घर किस तरीके का बनेगा, किस तरीके के कमरे बनेंगे। तो हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन आती है। इस ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो दिस इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट रिपब्लिक। रिपब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर
ब्रिटिश मतलब प्रिंस एक तरीके से रूल है, यहाँ पर राजा का शासन है, प्रिंस होता है, हालांकि वो आगे बढ़ते रहते हैं और वो केवल नाम मात्र के हैं, लेकिन फिर भी रिपब्लिक नहीं है, आपको कहीं पर भी रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को पता हो अगर तो 1687 के दौरान में यहाँ पर पार्लियामेंट बनाई गई थी, और पार्लियामेंट कह सकते हैं दिस इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, पहली पार्लियामेंट इनफैक्ट ये बनाई गई थी, और पार्लियामेंट के थ्रू अब पार्लियामेंट्री प्रोविजंस भी रहेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी है, और डेमोक्रेटिक होने के कारण से हम लोग बोल सकते हैं इनके पास में पहले से कुछ ना कुछ प्रोविजंस रहे होंगे। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है दैट दिस इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट। यहाँ पर एक और पॉइंट बोला जाता है रूल ऑफ लॉ को लेकर के, रूल ऑफ लॉ। दूसरा रिट है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बोला गया है, सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, बाईकैमरलिज्म यानी 2 हाउस होना चाहिए, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है कि हाउस किस तरीके से रन करेगी, अगर लोकसभा राज्यसभा है वो किस तरीके से रन करेगी, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये बताया गया है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में। रिट्स क्या होते हैं ये हम लोग बात करेंगे जब आर्टिकल नंबर 32 बात करेंगे तो वहां पर आएगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में आप लोगों को पता होगा कि किसी एक हाउस में, किसी एक सदन में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, ये वही विशेषाधिकार है, ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी सिंगल सिटीजनशिप तो ठीक है, समझ में आता है कि पूरे कंट्री के लिए एक ही सिटीजनशिप होगी। क्या यूएस में डबल सिटीजनशिप है, क्यों नहीं हमने यूएस से ले लिया, तो आंसर इज यस, यूएस में डबल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप होती है, एक वहाँ पर यूएस की होती है और साथ ही साथ में जिस स्टेट के हैं वहाँ की होती है। ये बात आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगी जब हम लोग अमेरिकन रिवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इनफैक्ट इसमें जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं, जितने भी पार्ट में दिए गए हैं, ये सब आपको वहाँ की क्रांति ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएगी, और ये पार्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर होती रहेंगी। इन सब में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस रूल ऑफ लॉ को हिंदी में अगर इसका मतलब समझाया जाए, रूल इज़ रूल, मतलब एक तरीके से आपको बता दिया गया है कि किसी खेल के, किसी एक स्पोर्ट्स के क्या क्या गाइडलाइन या फिर कह सकते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी, मतलब किस तरीके से फेयर प्ले होगा उसके लिए एक रूल बना दिया गया है, और लॉ बनाया गया है जिसे हम लोग पनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि हमारे पास में जो भी लॉ बनाया जाएगा, कंट्री के लिए जो भी लॉ बनाया जाएगा वो सब पर लागू होगा, और यही रूल है कि वो सब पर लागू होगा। किस पर लागू होगा, किस में नहीं, सब पर लागू होगा, वो आम जनता हो या फिर वो गवर्नमेंट हो। तो रूल ऑफ लॉ इज समथिंग जो कि सब पर लागू हो रही होगी इक्वल सेंस में। आप बोल सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ, हम लोग जब आगे बात करेंगे इक्वालिटी का प्रिंसिपल आर्टिकल नंबर 14 में देखेंगे, तो आर्टिकल नंबर 14 विच इज डिस्क्राइबिंग एज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड, मतलब एक तो बिफोर लॉ हो जाती है और साथ ही साथ में हो जाती है इक्वल प्रोसीजर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ होगी दिस वुड बी सिमिलर, ये सबके लिए समान रहेगा, यही रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है। ये सब समझिएगा क्योंकि अभी धीरे धीरे आएगा आइडियल्स ऑफ जस्टिस, इस तरीके के टेक्निकल टर्म आएंगे। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अगला हमारे पास आता है यूएस का। यूएस में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो मतलब बात की गई थी वो थी फंडामेंटल राइट को लेकर के। तो फंडामेंटल राइट हमने यूएस से उठा लिया है, प्लस साथ में यहाँ पर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस तरीके से होता है वो भी हम लोगों ने उठा लिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटाने का तरीका हम लोगों ने उठा लिया है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ये हम लोगों ने उठा लिया है। जुडिशियल रिव्यू एक चीज़ होती है वो हमने उठाया है। प्रियम्बल, वाइस प्रेसिडेंट और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी हम लोगों ने उठाया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होती है ये हम लोग आगे बात करेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक चीज़ होती है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग समझिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के प्रोविजंस नहीं, केवल और केवल ऑफिस ही उठाया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या ऑफिशियल रोल होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे अगर देखें तो ये एक प्रियम्बल तो चलिए ठीक है, प्रियम्बल पहला प्रियम्बल बोला जाता है, अमेरिका के ही कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा था। तो ये हमारे पास में चीज़ें आ जाती हैं यूएस को लेकर के। तो यूएस में अगर आप देखेंगे तो मेनली दो चीज़ें, एक तो फंडामेंटल राइट की चीज़ें मिल रही हैं और दूसरा जुडिशरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो जुडिशरी की चीज़ें हमें यूएस से देखने को मिल रही हैं। इस जुडिशरी में कहीं ना कहीं हमारा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ में हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है ये भी आ जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या मतलब है।
नेक्स्ट हमारे पास आती है आयरलैंड को लेकर के। आयरलैंड में मेनली डीपीएसपी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अब क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, जैसे जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका नॉमिनेशन होता है, और ये नॉमिनेशन किस तरीके से होता है ये आयरलैंड के लोग, मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया है। प्लस साथ में इलेक्शन का जो मेथडोलॉजी होना चाहिए, यानी एमपी के क्या वोट होने चाहिए, वोट वैल्यू, एमएलए के क्या वोट वैल्यू होनी चाहिए, ये सब भी हमें आयरलैंड के ही कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलता है। तो एक तरीके से कहिए कि जो हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन है ये हमारा आयरलैंड से आया, लेकिन इम्पीचमेंट एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू होता है। एक्चुअली जुडिशियल नहीं, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू होता है, बट ये यूएस से ही हम लोगों ने बोरो किया हुआ है। कनाडा के बारे में अगर बात किया जाए तो आयरलैंड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि ये डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे और साथ में नॉमिनेशंस के बारे में बात करेंगे। नॉमिनेशन आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, आप ऐसे समझिए, आयरलैंड कहीं ना कहीं जो होता है एक वेलफेयर वाली चीज़ों को बताता है, वेलफेयर के लिए चीज़ों को बताता है। डीपीएसपी वेलफेयर का काम करती है, और जो नॉमिनेशन है दे आर ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, क्योंकि इनका कोई रिप्रेजेंटेशन एरिया नहीं होता है। अगला हमारे पास आता है कनाडा। कनाडा आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर सेंटर जो है वो स्ट्रांग है, सेंटर स्ट्रांग रहेगा, तो सेंटर विल डोमिनेट। अब यहाँ पर क्या होगा कि फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर के बारे में बोला गया है, सेंटर स्ट्रांग है। कल को अगर मान लेते हैं स्टेट के किसी भी एक्ट को अगर रिवर्ट करना है तो सेंटर कैन डू दैट। इसके अलावा रेसिडोरी पावर जो है वो सेंटर के पास में होती है। गवर्नर का जो ऑफिस है, ये गवर्नर का ऑफिस बताया गया है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में है, लेकिन इसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा ये बताया गया है कनाडा में। और हम लोग आगे बात भी करेंगे कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से अपॉइंटमेंट करती है, तो ये चीज़ आ जाएगी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट करते हैं बेसिकली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही आप इसको बोल सकते हैं। तो ऑफिस होना चाहिए, ये बात स्ट्रक्चर में बताई गई है, और किस तरीके का होना चाहिए ये बात बताई गई है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी कनाडा के थ्रू ही बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी आप ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिस इज द सेंटर, मतलब एक्चुअली ये बोलना गलत है कि ये सेंटर है, क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, बट फिर भी याद करने के पर्सपेक्टिव से केवल आप समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, एडवाइजरी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे तो आप ऐसे समझिए कि ये इन बिटवीन का काम करता है। इन बिटवीन का मतलब हो गया कंकरेंट लिस्ट, न तो स्टेट लिस्ट न तो सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इन दोनों के बीच का, तो इन बिटवीन हो गया हमारा कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हम लोगों ने कहाँ से लिया, हम लोगों ने लिया है यूएसए से, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो ली गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे क्या होता है इंटर स्टेट ट्रेड की जाती है, उसकी फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि इन बिटवीन हो गया, इन बिटवीन द स्टेट्स, ये हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा जॉइंट सिटिंग, मतलब कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, दोनों को मिला के ये बन गया बीच का, इन बिटवीन, ये बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारे पास जर्मनी होती है। जर्मनी से आप याद रखिएगा हिटलर, और हिटलर से आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी से। ठीक है, एक छोटा सा सवाल अगर पूछा जाए कि इमरजेंसी प्रोविजंस, दिस इज इमरजेंसी प्रोविजंस होने चाहिए, ये कौन बोलता है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या होना चाहिए इसका आंसर? व्हाट कुड बी द आंसर? इमरजेंसी प्रोविजंस किस में होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा, देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। पूरी राम कहानी बताने के बाद में देखते हैं कि कौन बता पाता है सीता जी के पिताजी कौन हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, अगला हमारा आता है रशिया को। रशिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इनकॉर्पोरेट की गई थी। प्लस साथ में यहाँ पर बताया गया आइडियल्स ऑफ जस्टिस को लेकर के। अब ये आइडियल्स ऑफ जस्टिस क्या होता है जरा समझते हैं। पहले हम लोगों ने देख लिया है कि जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो तो हो गया, चलिए ठीक है, रूल को लेकर के। आइडियल्स ऑफ जस्टिस क्या है? आइडियल्स ऑफ जस्टिस हम लोगों ने प्रियम्बल में डिस्कस किया था। हमारे जस्टिस, और ये जस्टिस 3 तरीके की प्रोवाइड करनी है। ये हमें प्रोवाइड करना है सोशल, ये हमें प्रोवाइड करना है इकोनॉमिक, और ये हमें प्रोवाइड करना है पॉलिटिकल सेंस में। तो ये जो जस्टिस है, ये जो जस्टिस है और इसके ये आइडियल्स हैं, इनको हम लोगों ने लिया है कहाँ से? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ये मेन चीज़ है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडियल्स ऑफ जस्टिस। नॉर्मली हम लोगों ने अभी बात किया है कि यूएसए में सारी जुडिशरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यूएसए से आती है, बट जो जुडिशरी की
प्रोविजंस हैं वो आते हैं, बट फिलॉसफी कम्स विद द रशिया से फिलॉसफी निकल करके आती है। हालांकि उस समय ये यूएसएसआर था, लेकिन फिर भी आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो है यह हमारा निकल करके आता है रशिया से। अगला हमारे पास में आ जाता है फ्रांस। फ्रांस में हम लोग बात करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह, तो यहाँ पर कई मतलब बहुत फेजेस में हुई थी। तो जब रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि फ्रांस में रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्राटर्निटी, इन सारी चीज़ों पर विशेष बल दिया गया था। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें यहीं से निकल करके ही आई हैं। हम लोगों ने इनफैक्ट बात किया हुआ है, लिबर्टी ऑफ स्टैचू है बेसिकली, वो इसी का ही एक सिग्निफिकेंस है। फ्रांस ही लिबर्टी के स्टैचूज वगैरह लगाया था, एक सिग्निफिकेंस है ये। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे टीपू सुल्तान ने भी सेम यही लिबर्टी का प्रचार किया था। लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, वाई वी हैव नॉट यूज्ड लिबर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हमने लिबर्टी को केवल और केवल प्रियम्बल में क्यों लिखा और क्यों नहीं फ्रीडम को लिखा, इन सारी बातों का जवाब हम लोगों को मिलेगा हम लोग जब आगे नेक्स्ट सेशंस वगैरह करेंगे। अगला हमारे पास में आ जाता है साउथ अफ्रीका को लेकर के। जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरीके से करना है, प्लस साथ में राज्यसभा का इलेक्शन कैसे करना है। अब जरा समझिएगा, आयरलैंड ने ये बताया है कि राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन कैसे करना है, क्योंकि ये तो वेलफेयर वाली काम करते हैं, और साउथ अफ्रीका वाले लोग ये बता रहे हैं कि जो राज्यसभा है इसके मेंबर का इलेक्शन कैसे होना है। ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया राज्यसभा के जो प्रोविजंस हैं उनको लेकर के। जापान के बारे में बात करेंगे तो ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या मतलब होता है ये हम लोग बात करेंगे आगे, जब आर्टिकल नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी प्रिंसिपल्स को लेकर के। अब जब सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि आखिर में कौन कौन से सोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो जरा अब ये बात करते हैं जो अब कंट्रोवर्सीज वगैरह बीच बीच में होते रहती हैं। कंट्रोवर्सी क्या होती है? कंट्रोवर्सी होती है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है। सब लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही जानते हैं कि हाँ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, एक्चुअल में इन्होंने ही लिखा है। अब जैसे क्या होता है कि अगर आप जाएंगे कोर्ट में, मान लेते हैं सपोज यू आर इन ए कोर्ट, आप हाई कोर्ट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ पर हमारे पास में जज साहब होते हैं या हमारे पास में जज होते हैं। जो भी जज अपना जो मतलब जजमेंट देते हैं या कोई भी चीज़ें की जाती हैं, वो नीचे टाइपराइटर होते हैं, मतलब वो बेसिकली राइट करते हैं चीज़ों को। तो जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको टाइप्ड किया जाता है। वो बेसिकली इसलिए रखा जाता है ताकि आगे मतलब कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ किया जा सके। दीज आर द प्रोसीडिंग्स। तो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको टाइप किया जाता है। अब टाइप तो ऑब्वियसली जज साहब तो करेंगे नहीं, इतना टाइम तो है नहीं जज साहब के पास में, तो टाइप करने के लिए भी बंदे होते हैं। सेम वैसे ही अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बोला जाए कि ये डिस्कशन करने की जगह पर ये टाइप करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं दिस वुड बी यू कैन से इलॉजिकल। तो यहाँ पर टाइप करने के लिए दूसरे बंदे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी। कंट्रोवर्सी कई बार यही होती है कि जिसने टाइप किया है उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बट दैट इज़ नॉट द केस। जो फिलॉसफी होती है जिसकी मेन उसको बोला जाता है। तो दिस इज़ द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड इन द असेंबली के फाइनल सेशन में 24 जनवरी 1950। यहाँ पर 12th सेशन हुई थी और 12th सेशन के बाद में फाइनली अब यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था कि अब हम लोग आगे इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेंगे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन पे हर एक मेंबर ने साइन किया था और साइन 2 कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इतना कुछ खास नहीं है बट साइन किया था सबने। एंड द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय द शांति निकेतन आर्टिस्ट। अब यहाँ पर नंदलाल बोस थे और साथ में बिहार राममोहन सिन्हा थे। अब यहाँ पर ये जो टाइपिंग वाला काम किया गया था ये किया गया था प्रेम बिहारी राय राजदादा के द्वारा। नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में था, इस वजह से ध्यान रखिएगा कि इन्होंने टाइपिंग का काम किया था, कैलीग्राफी का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये ध्यान रखिएगा, बी.आर. अम्बेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन की रैंसैकिंग की, ये लिखा है। टाइपिंग का काम प्रेम बिहारी साहब ने, रायजादा साहब ने किया है। नेक्स्ट हमारे पास में डिस्कशन आती है रिलेटेड विथ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा अब जरा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में घुस रहे हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले प्रियम्बल मिलती है, दिस इज प्रियम्बल। एनसीईआरटी की बुक को जब आप ओपन करते हैं तो गांधी स्टालिज्म मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब ओपन करते हैं तो प्रियम्बल मिलती है, दिस इज वेरी वेरी सीक्रेट। प्रियम्बल के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर आर्टिकल्स क्या क्या, मतलब पार्ट्स क्या क्या हैं उनके बारे में मिलता है, और इन पार्ट्स को ही हेल्प करने के लिए शेड्यूल्स मिलती हैं। शेड्यूल्स आप ऐसे समझिए, किसी बुक को जब हम रीड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, तो चैप्टर्स का मतलब होता है पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में
चैप्टर्स पार्ट्स के फॉर्मेट में है, और बुक में ही अगर आप देखेंगे तो पीछे अपेंडिक्स लिखी होती है, और अपेंडिक्स बुक में और कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं। तो अपेंडिक्स के तरीके से ही होते हैं ये, जो कि आगे जा करके किसी न किसी पार्ट के किसी न किसी आर्टिकल के साथ में इनकॉर्पोरेट हो रहे होते हैं। तो यहाँ से एक बात तो ये समझ में आ जाती है कि जो शेड्यूल होगा वो डायरेक्टली काम में नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी आर्टिकल में उस चीज़ का रेफरेंस दिया गया होगा कि इस आर्टिकल या इस शेड्यूल के थ्रू हम लोग ये वाली पावर डिराइव कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग शेड्यूल नंबर 1 को देखें, हमारे पास टोटल के टोटल 12 शेड्यूल है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में बनाया गया था तो हमारे पास केवल और केवल 8 शेड्यूल ही थे, और बाद में 9, 10, 11, 12 ये ऐड किए गए थे। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स की गई होंगी, जिसके थ्रू ही अल्टीमेटली यहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई हैं। शेड्यूल नंबर 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि नेम ऑफ स्टेट कौन कौन से हैं, यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है, साथ में ये बताया गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट। अब जरा समझिएगा, कल को मान लेते हैं सपोज किसी एक, जैसे मान लेते हैं सिक्किम ही था, अगर हम लोगों ने पार्ट में लिख दिया होता कि कौन से स्टेट रहेंगे, तो सिक्किम बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया था, ये हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। या फिर गोवा के बारे में अगर बात करें, या फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें, ये सारी चीज़ें बाद में इनकॉर्पोरेट की गई थी, स्टेट में लिया गया था। अगर हम पार्ट्स में लिख दिए होते, आर्टिकल्स में लिख दिए होते, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती। और इस वजह से ये कह दिया गया, आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 4 इस बात को बोलते हैं कि शेड्यूल नंबर 1 में नेम ऑफ स्टेट्स लिखा और टेरिटरीज लिखी हुई हैं। कल को अगर किसी तरीके का चेंज होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जाती है, या फिर नए स्टेट को इनकॉर्पोरेट किया भी जाता है, तो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल शेड्यूल में ले जा करके उसका नाम लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। दैट वुड बी ईजियर प्रोसेस, और ऑलरेडी हम लोगों ने उस चीज़ को ले ही लिया है। शेड्यूल 2 में जब हम लोग आते हैं तो शेड्यूल 2 में यहाँ पर बताया गया है कि सैलरी अलाउंसेस कितने होंगे। ये जो सैलरी अलाउंसेस होते हैं, कुछ तो होते हैं जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और कुछ होते हैं जो एक तरीके से कह लीजिए कि फिक्स से होते हैं, फिक्स टाइप होते हैं। पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए फिर यहाँ पर एक एक्ट लाना होता है, मतलब कि एक बिल लाना होता है बार बार, लेकिन ये जो फिक्स होते हैं, आता ये भी पार्लियामेंट से ही है, बट इस पर कोई चर्चा नहीं होती, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता, ये डायरेक्टली मना दिया जाता है। जो फिक्स नहीं होती है इसको बोलते हैं मेड ऑन, सैलरी मेड ऑन, और जो फिक्स होती है इसको बोलते हैं सैलरी चार्ज्ड ऑन। ये दोनों सैलरी कहाँ से निकाली जाती है? ये दोनों सैलरी निकाली जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आखिर में ये जो फिक्स वाली सैलरीज हैं ये कौन कौन सी हैं, यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल शेड्यूल नंबर 2 में। इसमें है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, लोकसभा के और जो लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन एंड स्पीकर, और साथ में डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी हैं उसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और जो है CAG के लोग, इन लोगों को बोला गया है। मतलब ये लोग हैं बेसिकली जो शेड्यूल नंबर 2 के थ्रू अपनी पावर को, या फिर कह सकते हैं कि अपनी जो सैलरीज है उसको डिराइव करते हैं। तो ये बात तो हो गई। याद करना बड़ा ही आसान है, आप ऐसे समझिए, ये ऊपर लिख दीजिए सेंटर और फिर लिख लीजिए स्टेट, ठीक है। यहाँ पर हो गए आपके प्रेसिडेंट साहब, और प्रेसिडेंट के साथ साथ स्टेट में हो गए हमारे गवर्नर साहब, ठीक। प्लस साथ में यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के जो भी हेड होते हैं, हेड में 2 लोग हो जाते हैं, एक तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो जाएंगे, ये दोनों लोग हो गए। स्टेट में इसी तरीके से हमारे पास में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो गए। फिर हमारे पास में होती है कोर्ट, तो कोर्ट आप लिख लीजिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ में आप लिख लीजिए कि CAG, दिस इज CAG। ये एक्चुअली जो कोर्ट और CAG ये दोनों बुलवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोले जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर शेड्यूल नंबर 2 में लिख दिया गया अलाउंस के नाम पर। फिर हमारे पास आ जाती है शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 में बेसिकली, अच्छा, शेड्यूल नंबर 2 में आर्टिकल्स भी लिखे गए होंगे, तो यहाँ पर कई सारे आर्टिकल हो जाते हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए। आर्टिकल नंबर 59 हो गया, आर्टिकल नंबर 65 हो गया, 75, 97, 125, 148 जो CAG के बारे में बताया गया है, 158 हो गया गवर्नर के बारे में, 164 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए, 186 हो गया, और 221 हो गया। ये आर्टिकल्स हैं, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि किस, मतलब कि आर्टिकल शेड्यूल नंबर 2 को यूज़ करके किस अथॉरिटी की सैलरी डिराइव करनी है। सिमिलरली इसी तरीके से शेड्यूल नंबर 3 में बताया गया ओथ के बारे में कि कौन बंदा किस तरीके की ओथ लेगी। बेसिकली 2 तरीके की ओथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक ओथ होती है जो हमारे, अब जरा समझिएगा,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके अलावा पार्लियामेंट्री इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स होते हैं, एमपीज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, सिमिलरली स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर और सीएजी। जरा समझिएगा यहाँ पर कौन कौन से लोग आए हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है और कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल बनते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग सेंटर के बारे में बात करते हैं, सेंटर का मतलब हो गया एक तरीके से पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जो लोग भी जाते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, सांसद। ठीक है, सदन में जाने वाले लोग सांसद होते हैं। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा। अब यहाँ पर हमारे एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट होता है। जो इलेक्शन कंटेस्ट होता है इसमें पहले उम्मीदवार होते हैं, इसमें उम्मीदवार होते हैं। उम्मीदवार जब जाते हैं अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तो इनको एक पर्चा भरना होता है, यानी एक फॉर्म भरना होता है, और इस पर्चे की भी अपनी एक ओथ होती है, अपनी एक ओथ होती है। वो ओथ यहाँ पर बताई गई है, यानी कि जो लोग भी इलेक्टोरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी अपना एक ओथ देना होता है। अब ओथ देने के बाद में, अब यहाँ तो सारे ही लोग आ जाएंगे जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होंगे। ओथ देने के बाद में जो लोग जीतेंगे वो बनेंगे एमपी, तो इनकी फिर अलग से ओथ ली जाएगी कि आप ओथ हो गए। फिर इसके बाद से यहाँ पर बनेंगे कुछ लोग बनेंगे जो यूनियन मिनिस्टर बनेंगे, यूनियन मिनिस्टर, फिर इनकी ओथ हो जाएगी। तो ये हमारे पास में ओथ हो जाएगी। तो बेसिकली एमपी अपना ओथ लेंगे, सिमिलरली मिनिस्टर्स अपना ओथ लेंगे, और जो भी यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करने आया है वो ओथ लेगा। तो एक ओथ, दूसरी ओथ, तीसरी ओथ, ये 3 ओथ बेसिकली ली जाएगी। यह हमारा सेंटर के साथ में जैसे होता है वैसे ही हमारा स्टेट के साथ में भी होता है, तो स्टेट वाले भी आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जुडिशरी के जो लोग हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो लोग भी अपना ओथ लेंगे, और साथ ही साथ में सीएजी। यही 2 लोग बेसिकली आ रहे थे ना, हम लोगों ने पुराना भी जो डिस्कशन किया, यही 2 लोग आ रहे थे। तो यही 2 लोगों को यहाँ पर भी हमें देखना पड़ जाएगा, कोर्ट यानी जुडिशरी और साथ ही साथ में सीएजी। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? अब चलिए आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास में शेड्यूल नंबर 4 आ जाता है। शेड्यूल नंबर 4 में यहाँ पर बताया गया है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में सीट का लोकेशन किस तरीके से होगा, यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में डिवीज़न किस तरीके से होगा, ये बताया गया है शेड्यूल नंबर 4 में। क्यों बताया गया है ये चीज़, हम लोग ये बाद में बात करेंगे कि आखिर में लोकसभा में क्यों नहीं बताया गया है, राज्यसभा में ये क्यों चीज़ लिखी गई है। शेड्यूल नंबर 5 में बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड सिमिलरली आर्टिकल जो शेड्यूल नंबर 6 है इसमें भी सेम यही चीज़ बताई गई है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टेट के साथ में। ये स्पेसिफिक स्टेट आप मेमिता के नाम से याद कर सकते हैं। मे का मतलब हो गया मेघालय, मी का मतलब हो गया मिजोरम, टी मतलब हो गया आपका त्रिपुरा, और ए मतलब हो गया असम। अब जरा समझिएगा आर्टिकल, ये जो हमारा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है इसमें डिफरेंस क्या है। हालांकि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, तब आपको समझ में तो आ जाए एटलीस्ट कि आखिर में जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है इसमें मेन डिफरेंस क्या है। क्योंकि दोनों के दोनों ही शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, दोनों के दोनों ही शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, और प्राइमरली यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इनके लिए अलग तरीके के ही सारे कानून होते हैं। जरा समझिएगा, शेड्यूल नंबर 5 का मतलब ये होता है कि शेड्यूल्ड एरिया आइडेंटिफाइड है, यह हमारा शेड्यूल्ड एरिया आइडेंटिफाइड है, लेकिन यहाँ पर जो पावर दी गई है वो है पॉलिटिकल और सोशल। पॉलिटिकल और सोशल पावर दी गई है, मतलब यहाँ के जो लोकल पीपल है दे कैन मेक फॉर्म देयर लॉ, खुद के लॉ बना सकते हैं। पॉलिटिकल और सोशल लॉ को यहाँ पर देखा गया है। शेड्यूल नंबर जो 6 है यहाँ पर पॉलिटिकल तो होता ही होता है, सोशल तो होता ही होता है, इन सब के साथ साथ में फाइनेंशियल पावर भी दी गई है। और ये जो फाइनेंशियल पावर है, ये फाइनेंशियल पावर ही ये जो फाइनेंशियल पावर है, यही फाइनेंशियल पावर शेड्यूल 6 को 5 से अलग करती है। इनफैक्ट इसी वजह से लगातार डिमांड उठती भी रहती है, मणिपुर के द्वारा डिमांड उठती रहती है कि हमें भी शेड्यूल 5 से उठा के शेड्यूल 6 में कर दिया जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा बोडो के लोगों का भी यही कहना था, जो कि शेड्यूल नंबर 5 में आते हैं, कि हमें भी उठा करके शेड्यूल नंबर 6 में डाल दीजिए ताकि हम लोग अपना फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कर सकें। तो ये जो चीज़ है शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डिटेल भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। शेड्यूल नंबर 7 इज़ वेरी वेरी ईजी। यहाँ पर बताया गया लिस्ट सिस्टम के बारे में। लिस्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि किस आर्टिकल, मतलब कि पावर का डिवीज़न करना। हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक फेडरल नेचर का सिस्टम है। फेडरल नेचर कैसे पता चलेगा? आपको कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग की पावर भी तो दी जानी चाहिए, और ये जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्टेट या फिर सेंटर सिर्फ कह दे लो भाई तुम कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पास में अपनी पावर डिराइव करने की क्षमता होना चाहिए, और इस वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में
लिखना भी ज़रूरी हो गया। तो इसी वजह से यूनियन के पास बताए गए हैं 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास में इसी तरीके से बताए गए हैं 61 सब्जेक्ट्स हैं, और हमारे कंकरेंट में बताए गए हैं कि 52 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मान लीजिए कि कुछ नई चीज़ें आ गई, एकदम से अलग निकल करके आ गया, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई। अब ये क्रिप्टो है, हमें नहीं पता कहाँ से आएगा, तो ये किस में जाएगा, ये किसी में नहीं जाएगा, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा पार्लियामेंट के पास में। दिस इज पार्लियामेंट, और इनफैक्ट इसी को बोला जाता है रेसिडोरी पावर। रेसिडोरी पावर, इसके पीछे दो कारण है पार्लियामेंट में क्यों जाएगा। एक पार्लियामेंट में कारण इसलिए क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट को फोकस करते हैं, यही हम लोग रन करते हैं, और दूसरा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दोनों है, हमारे स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है और साथ ही साथ में सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आती है आर्टिकल नंबर मतलब शेड्यूल नंबर 8 के बारे में। जब हम लोग शेड्यूल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। आप बस ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, और इनफैक्ट इसको हम लोग एक मैप के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। जैसे असम के एरिया में असमी हो गई, बंगाल में बंगाली, बोडो हो गया आपका जो वेस्ट बंगाल और असम का क्षेत्र है, डोंगरी हो गई, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सैंथल, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंग्लिश नहीं, हालांकि ये बात तो अब काफ़ी फेमस हो चुकी है, तो अब आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज गिवन अंडर दिस 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये ऑफिशियल लैंग्वेज वही है जिसमें आप यूपीएससी का पेपर भी दे सकते हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती है। आप कभी भी यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन है उसको ओपन करके देखिएगा, वहाँ पर लिखा रहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज से किसी एक लैंग्वेज को ले सकते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं। शेड्यूल नंबर 9, ये हमारा चूंकि हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें केवल और केवल शेड्यूल 8 तक ही थे। आगे हमारे पास जितने भी आएंगे 8, 9, 10, 11 ये सब अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ये बाद में ऐड किया गया है। शेड्यूल नंबर 9 एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमारे पास में आर्टिकल नंबर 31 था प्रॉपर्टी का अधिकार, इसको लेकर के बड़ा ही दिक्कत आ रही थी। और इस दिक्कत को ही, क्योंकि यहाँ पर चूंकि लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, जमींदारी सिस्टम हटाया गया था, तो यहाँ बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के जरिए हमारा जो शेड्यूल नंबर 9 है ये आता है, और यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके के लैंड रिकॉर्ड्स या फिर किस तरीके के लैंड स्टेट राइट्स दिए जाएंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। डिस्कशन करेंगे जब हम लोग आर्टिकल नंबर 31 पे आएंगे, तो यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर में क्या हुआ था। कई सारे केसेस यहाँ पर जुडिशियल केसेस भी हमें देखने को मिलेंगे, उन केसेस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में उस समय की चीज़ें क्या थीं। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा शेड्यूल नंबर 10। ये जो शेड्यूल नंबर 10 है ये हमारे डिफेक्शन प्रोसीजर्स को, एंटी डिफेक्शन को बताता है, और ये भी हमारा आर्टिकल ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंटी डिफेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राहुल गांधी अभी रिसेंट में जो एमपी थे उनको डिस्क्वालीफाई जब किया गया था, तो उसके भी पीछे क्या रीजंस थे, क्या चीज़ें थी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू एंटी डिफेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन कई तरीके से होती है, उसमें से एंटी डिफेक्शन एक पार्ट है, और ये बताया गया था हमारे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये शेड्यूल नंबर 10 में ऐड किया गया। शेड्यूल नंबर 11 और शेड्यूल नंबर 12 में बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो 11 शेड्यूल है ये बताता है पीआरआईज़ के बारे में, पंचायत के बारे में। यहाँ पर 29 मैटर्स हैं, और ये लाई गई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। और इसी तरीके से जो शेड्यूल नंबर 12 है ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में बताता है। यहाँ पर 18 मैटर हैं, 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और ये लाई गई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया जो हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल से रिलेटेड चीज़ें थी। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या क्या है। एनसीईआरटी की ये 2 बुक हैं, एंड दीज बुक्स आर यू कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। जो लोग भी न्यू कमर हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की, यहाँ से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पता चलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और ये ईजी टू कॉम्प्रीहेंड है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी बुक है ये फिलॉसफिकल एंगल को कवर करती है, फिलॉसफिकल एंगल को, और यूपीएससी का फेवरेट एरिया ही फिलॉसफिकल एंगल है। तो इस बुक को आप लोगों को रीड करनी है, और इस बुक को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल डिटेल्स जो हम लोगों ने बात किया था, जैसे लिबर्टी और फ्रीडम में क्या चीज़ें हैं, क्या अंतर है, क्या चीज़ें हैं, फ्रीडम क्या होती है,
फ्रैटर्निटी क्या क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के पीछे की जो फिलॉसफी है ये हम लोग इस बुक में डिस्कस करेंगे और इस बुक को हम लोग अपने इस कोर्स में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक वर्क है, ये आप लोगों को खुद से करनी होगी। जहाँ जिस चैप्टर में दिक्कत आएगी वो बताइएगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट वी कैन नॉट गो थ्रू विद दिस बुक क्योंकि टाइम लिमिटेशन होती है। तो इस बुक को आप लोग परचेज करके खुद से पढ़िएगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है इसको भी परचेज करके रखिएगा, बट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, और दूसरा क्वेश्चन है इंडिया एंड यूएस आर 2 लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिक टेनेंट ऑन विच 2 पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। इन दोनों को लिखिएगा, कोशिश करिएगा लिखने की, भले ही आप न्यू कमर हों या फिर तैयारी कर रहे हों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा और लिख करके आप सेंड करिएगा recognitionis@gmail.com पर, या फिर आप टेलीग्राम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फिलहाल इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। इस सेशन में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया है शेड्यूल्स के बारे में और डिस्कस किया है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कौन कौन से सोर्सेज थे। जहाँ पर दिक्कत आ रही होगी वो दिक्कत आप लोग बताइएगा ताकि हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर सकें। थोड़ा सा फास्ट चल रहा था तो वी हैव ट्राई टू मेक इट स्लो ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। फिलहाल यहाँ स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।